नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कोचिंग सेंटर कैरियर गुरु में आपका स्वागत है। मैं वीर सिंह। तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम का भाग 1। तो आज हम देखते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का भाग 2। तो संख्या पद्धति भाग 2। ठीक है। अब देखिए, पिछले बार हमने पेपर में पिछले वीडियो में पेपर के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने क्या क्या बताई थी। पहली बार मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। ये बात भी हमने उसमें बताई थी किसे कहते हैं। जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, इन्हें सबको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरी बात हमने बताई थी कि सम संख्याएँ किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए। क्या बताया था दोस्तों? जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए। ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या बताई थी मैंने दोस्तों, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए। जिसमें या जिस संख्या में 2 से भाग ना जाए या जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे 13 ऐसे। पूर्ण संख्या बताई थी मैंने दोस्तों। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या किसे बताया था मैंने दोस्तों? पूर्ण संख्या अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर दें। किसको शामिल कर दें? जीरो को। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो ये संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। फिर मैंने बताया था धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं 2 प्रकार की भी होती हैं। देखो, संख्याएं तो वैसे बहुत प्रकार की, संख्याओं को 2 भागों में भी बांटा जा सकता है। एक मैंने बताया था धनात्मक और एक बताया था मैंने ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों। तो जो प्लस में होंगी वो धनात्मक, जो माइनस में होंगी वो ऋणात्मक। जैसे मैंने ऐसे बोल दिया धनात्मक, प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3 और प्लस का 2 ऐसे, प्लस का 1, प्लस का ऐसे डॉट डॉट। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। एक चीज़ हमने और बताई थी, ध्यान रखने वाली बात ये थी कि माइनस में जितनी ज़्यादा संख्या छोटी होगी वही उतनी ज़्यादा बड़ी कहलाती है। जैसे हमसे ये पूछा जाए सवाल में, देखो सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। जैसे माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 7 पूछा जाए। बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो जो माइनस में सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी कहलाएगी। देखिए, ये माइनस का 7 है, ये सबसे बड़ी संख्या है। वैसे तो 7 बड़ा होता है, लेकिन जब माइनस में लगा तो ये सबसे छोटा हो गया। फिर 5 आ गया, ये उससे छोटा हो गया। और ये ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और सबसे बड़ा क्या है? ये। तो ये पहले नंबर का सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा, ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? ये। तो माइनस का 1। तो कहने का मतलब ये है कि ऋणात्मक संख्याएं वो संख्या होती हैं जिसमें माइनस का चिन्ह लगाओ, और जितनी छोटी संख्या होगी माइनस में वो सबसे बड़ी संख्या कहलाती है ऋणात्मक में। ठीक है दोस्तों, ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में, अगर जिस लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके यहाँ से पहला वीडियो पहले देख लें। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें हमने और बताई थी। हमने क्या बताई थी? इसके बाद मैंने बताया था अभाज्य संख्या। दोस्तों क्या बताई थी? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था अभाज्य संख्याएं जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो। जिसके कम से कम नहीं कह सकते, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। कितने गुणनखंड हों दोस्तों? 2। अच्छा, गुणनखंड और गुणज जो होंगे वो भी हम आगे बताएंगे। इनमें दोनों में अंतर होता है। ये होता है गुणनखंड और गुणज। अगर जब भी ऐसी बात की जाए तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, ही हम आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हों।
तो दो गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख लिया कि 5, 5 को क्या हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, केवल दो भागों में टूटेगा तो वो अभाज्य संख्या है, अगर दो भागों में नहीं टूटा तो इसका मतलब वो क्या है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे हम इसको तोड़ सकते हैं 1 और 5 में। अब गुणनखंड वे संख्या होते हैं, देखो 1 का भी भाग 5 में चला जाता है तो ये 5 का एक गुणनखंड हो गया, 5 का भी भाग 5 में चला जाता है तो ये एक 5 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो भी संख्याएं ऐसी होंगी जिसके केवल दो गुणनखंड कर सकते हैं वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। इसके बारे में हमने बताया था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था, देखो क्या 2, एक नहीं होगा। एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है, एक में हम केवल एक से ही भाग कर सकते हैं, किसी दूसरी संख्या से नहीं। तो ये अभाज्य की कैटेगरी में नहीं आता है। ये किसकी कैटेगरी में नहीं आता है, ये अभाज्य की कैटेगरी में दोस्तों नहीं आता है। इसको ऋण संख्या भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको ऋण संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अगर एक नहीं आ सकता तो फिर कौन आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर एक सिंपल तरीका और कह सकते हैं कि या तो जिसके केवल दो गुणनखंड हो, या जो अपने और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे तरीके से अगर हम इसको कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, वे संख्याएं, क्या कह सकते हैं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। क्या ना हो दोस्तों, विभाजित ना हो। ठीक है, तो हम उसको भी क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिए ये क्या है कि एक जो 2 है वो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। 3 क्या है, देखिए 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। 5 क्या है, 5 देखिए 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। जबकि इनके बीच में आता है 4, तो 4 देखिए 4 और 1 के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे अगर कहा जाए कि 4, तो 4 में देखिए 1 से चला जाता है, 4 से भी चला जाए। क्या कोई ऐसी कोई अन्य संख्या नहीं है जिससे विभाजित कर सकते हैं हम, 2 से नहीं कर सकते क्या, हम इसको 2 से भी तो कर सकते हैं। तो क्या ये अभाज्य की कैटेगरी में आएगी, नहीं आएगी। तो ये नहीं आएगी तो फिर क्या है, 2, 3, 5, 7, ऐसे 9 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि हम इसमें 1 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं और 9 से। और जबकि बताया क्या गया है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं, ये तो हो गया था, अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं हम भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, देखिए भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्याओं की अगर बात करते हैं तो भाज्य संख्या वे संख्याएं जो, या दो तरीके से हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं। नंबर 1 कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो। क्या हो दोस्तों, विभाजित हो। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित हों। उसमें क्या था, जो विभाजित एक व स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, लेकिन इसमें है कि इनसे तो विभाजित होना ही होना है, किसी और भी संख्या से विभाजित होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि दूसरे तरीके से अगर हम इसकी परिभाषा करें तो हम अपने हिसाब से हम आपको ये बता सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक
2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड हों, मतलब वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वे संख्या क्या कहलाती हैं? वो सभी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो देखिए हम एग्जाम्पल के जैसे करते हैं बात। अब जैसे अगर हम काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसमें ये तय करेंगे कि कौन सी संख्याएं भाज्य हैं कौन सी अभाज्य हैं। अभाज्य तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम भाज्य की बात करेंगे। देखिए अगर हम इसके हिसाब से चलें, पहले वाले के हिसाब से चलें, पहली परिभाषा के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या लिखा है? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, तो ये तो एक और स्वयं के अलावा देखो एक से विभाजित हो रही है और स्वयं से। अब बात ये है कि दोनों एक ही है, स्वयं भी एक है और एक भी एक है। अब देखो अगर हम दूसरी परिभाषा क्या इसमें अप्लाई करें, क्या ये इसमें अप्लाई होती है? क्या वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब देखिए इसके क्या गुणनखंड 2 से अधिक हैं? देखिए इसका तो गुणनखंड केवल एक है, वो भी एक, तो 2 से अधिक गुणनखंड इसके नहीं हो गए, तो इसका मतलब है ये अभाज्य संख्या नहीं हो गई। ठीक है, इसके बाद करते हैं 2। क्या 2 में देखिए इसके कितने गुणनखंड हैं? इसमें 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2, जबकि इस परिभाषा के हिसाब से हमें कितने चाहिए? 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, तो ये फिर नहीं होगा। ऐसे ये भी नहीं होगा, तो शुरुआत कहाँ से होगा? देखिए 4 से, 1, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15। यानी ये वो सभी संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो इसका मतलब और भी इसके आगे होंगे, वो सभी संख्याएं नहीं है, इससे आगे भी ऐसी संख्याएं होंगी जो संख्या क्या अभाज्य कहलाती हैं, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। देखिए 2 से अधिक गुणनखंडों की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है? इसमें है 1, 2 और 4। इसकी बात करते हैं तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6। यानी 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 से कितने अधिक हैं, लेकिन कम से कम 2 से अधिक होने चाहिए। किससे? 2 से अधिक होने चाहिए। ये देखिए इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए कितने हैं? 1, 2, 4 और 8। इसमें देखिए कितने होते हैं? इसके 1, 3 और 9। इसमें देखते हैं, इसमें 1, 2, फिर 5 और फिर 10। ऐसे इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब बात यह है कि गुणनखंड वाला जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, गुणनखंड चीज़ पढ़ाएंगे आपको, गुणनखंड जब पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। छोटी छोटी संख्याओं को तो हम ऐसे निकाल के काउंट कर सकते हैं कि इसमें इतने गुणनखंड हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि 8 में कुल कितने, 8 में गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम कह सकते हैं कि 4 हैं। 12 में बताइए तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। इसी तरह से हम बता सकते हैं। जब भी बड़ी बड़ी संख्या पूछता है, जैसे हमसे पूछा गया 360 में कितने गुणनखंड हैं, 108 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो ये चीज़ों को हम जब गुणनखंड पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, या फिर कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। तो ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखो अगर सवाल इसमें पूछेगा तो सवाल हमसे कैसे पूछ सकता है, तो इसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल हमसे क्या पूछेगा? अगर पूछा गया और नहीं पूछा गया तो अच्छी बात है, पूछा जाएगा तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए पहली भाज्य संख्या क्या है। दूसरा हमसे पूछा जा सकता है कि पहली सम भाज्य संख्या क्या होगी। हो सकता है कि हमसे ये पूछा जाए, बताइए कि पहली विषम भाज्य संख्या क्या होगी।
इसमें सभी में 4-4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको इसी प्रकार से सवाल मिलेंगे। अब बात ये है कि हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी पहली भाज्य संख्या है, कौन सी पहली भाज्य सम संख्या है, पहली विषम संख्या कौन सी है, तो हम इसको देखेंगे। तो हमें पता है कि भाज्य संख्या क्या होती है, पहली संख्या 4 होती है, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 17 नहीं होगी, 18 हो जाएगी, 19 होगी, 20। इसी क्रम में ये धीरे धीरे चलता चला जाएगा। अब देखिए पूछा पहली भाज्य संख्या क्या है, तो हमें पता है पहली ही भाज्य संख्या कितनी होती है, 4। तो इसका राइट आंसर क्या है, 4। पहली सम भाज्य संख्या, तो पहली सम, क्या ये सम नहीं है, देखिए ये भी सम है, ठीक है, ये भी सम है, ये भी क्या है, सम है, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी सम है, ये सॉरी ये 9 क्या है, ये विषम है। तो देखिए हमसे पूछा है पहली सम भाज्य संख्या, तो पहली सम भाज्य संख्या क्या है, 4। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 4। पहली विषम भाज्य संख्या, तो ये पहली विषम, पहले तो 4 होता है जो कि सम है, ये ना होगा, ये 6 है ये भी सम होता है, ये भी ना होगा, ये 8 है ये भी सम, ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या है 9। ये तो सब सम है, लेकिन पहली जो विषम संख्या है भाज्य में वो आता है 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। इसी तरह के सवाल हमसे पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इन पे खास ध्यान रखिए, तो ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं संख्याओं को लेके, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आता है परमेय और अपरमेय। परमेय किसे कहा जाता है और अपरमेय, तो अगली परिभाषा डाल लीजिए, अगला हेडिंग परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी हों। तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हों। क्या कह सकते हैं दोस्तों, वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी हों। जैसे लेकिन Q बराबर Q इजिकल टू नॉट 0, कहने का मतलब है कि Q का मान 0 क्या 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, 0 मतलब Q का मान 0 नहीं होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 1/2, ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया Q। क्या ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं जैसे 5/7, क्या हो जाएगा दोस्तों 5/7। हम लिख सकते हैं केवल 2, क्योंकि हम इसके बटे में 1 भी लिख सकते हैं, ये भी कैसी संख्या है, परमेय संख्या। हम कह सकते हैं 0, क्या 0 परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम 0 के बटे 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P तो 0 कर सकते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता। जैसे 1/3, तो ये सभी संख्याएं किस में लिखी हैं, P/Q के फॉर्म में लिखी हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये सभी संख्याएं परमेय संख्या कहलाएंगी। अगला देखते हैं अपरमेय, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। इसके बाद देखिए अपरमेय, फिर इसके बाद हम क्या बात करेंगे, अपरमेय संख्या, ठीक है। इन्हें क्या दिक्कत है, एक मिनट रुकना दोस्तों, ठीक है। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं, देखिए अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं, अपरमेय संख्या हम दोस्तों किसे कहेंगे, चलिए अपरमेय संख्याएं जो संख्याएं परमेय हैं, जो संख्याएं परमेय हैं यानी उनको छोड़कर वो सभी क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। या वे संख्याएं जो परमेय नहीं हैं, मतलब वे सभी संख्याएं जो परमेय संख्याओं की कैटेगरी में नहीं आती हैं। वे संख्याएं जो परमेय संख्याओं की कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरमेय संख्याओं की कैटेगरी में क्या क्या कौन कौन संख्या नहीं आती हैं, जैसे मैंने कहा जैसे √3,
ठीक है। और जैसे लिख दिया मैंने अंडर रूट का 5, ठीक है। जैसे लिख दिया मैंने अंडर रूट का 2/3। अब जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर क्या अंडर रूट 4 परमेय है कि अपरमेय है, तो इसका तो हम प्रॉपरली वर्गमूल ले सकते हैं ना। अगर इसका वर्गमूल ले लिया मैंने, क्या 4 का वर्गमूल ले लिया 2 ले सकते हैं। अब हम 2 को क्या हम 2/1 नहीं ले सकते हैं, तो अगर हम अंडर रूट 4 को 2/1 ले सकते हैं तो ये तो हो गया p/q के फॉर्म में, और p/q के फॉर्म में संख्या क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। तो हम अंडर रूट 4 को अपरमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। या फिर जैसे ऐसे ले लिया 22/7, ये भी किस में आता है, ये नहीं आता, पाई का मान आता है, ये पाई आ जाता है, ठीक है। या फिर अंडर रूट पाई कर सकते हैं इसको। और भी है ये संख्या, मतलब वो संख्या जो अंडर रूट में हो या हम जिसका प्रॉपरली वर्गमूल नहीं ले सकते हैं, तो ये सभी संख्या क्या होती हैं, अपरमेय संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब क्या आता है इसके बाद, कुछ और बचता है। मूल संख्या होती हैं, किसे कहते हैं बताओ, वास्तविक संख्या, मतलब मूल संख्या तो है ही सब, यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। बताओ सौरभ, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखो वास्तविक संख्याएं ऐसा नहीं है कि इन पे सवाल नहीं आते, सवाल इसमें बन जाते हैं। अब जैसे हमसे ऐसे पूछे कि बताओ वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं, और इसमें 4 ऑप्शन पेपर में बना दिए गए, ठीक है। ऐसा ना सोचना कि मतलब नहीं ऐसा नहीं आएगा, बोले ऐसा क्यों नहीं आएगा भाई, बन सकता है सवाल, तो क्यों नहीं बनेगा। अब जैसे इसने दे दिया कि परमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। या फिर दूसरा अगर दे दिया कि परमेय प्लस अपरमेय संख्याओं को वास्तविक कहते हैं, या फिर इन्होंने कह दिया कि केवल सम संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अगर ऐसे 4 ऑप्शन आ जाए तो इसमें तुम क्या टिक करोगे, क्या आएगा समझ में। तो सिंपल सी बात है, वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। किसे कहा जाता है, परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, अंडर रूट का 2, 1/3, अंडर रूट का 5, ऐसे लिख दिया 2/5, यानी कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है नंबर सिस्टम का, जो कि हमें आना चाहिए। तो ये सब आपका ख़त्म हो गया कि संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, परमेय क्या होती हैं, ये सब हो गया आपका ख़त्म। अब देखिए अगला चलते हैं, कुछ इसी में से कैसे कैसे सवाल आते हैं। अभी मैंने बात की थी गुणनखंड की, बात की थी मैंने कहा कि आपको हम बताएंगे गुणनखंड कैसे कहते हैं और गुणज कैसे कहते हैं। तो एक तरफ लिख लीजिए गुणनखंड, क्या लिखेंगे दोस्तों, गुणनखंड, और एक तरफ लिख लीजिए क्या, गुणज, क्या लिखेंगे दोस्तों, गुणज, सही है। हम सोच रहे हैं इसका अलग अलग सेपरेट बनाया था, सही है एक वीडियो।